कल AIMPLB ने एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया है, कई जगहों पर शाहीन बाग बनाने की तैयारी है क्या? आप उसको किस एंगल से देखें ये आप जाने, लेकिन उनका ये कदम सराहनीय, अपने हक के लिए, अपनी कौम की बका के लिए हमें निकलना चाहिए और ये काम बहुत पहले करना चाहिए। जिस तरह से मौजूदा सरकार जालिमाना रवैये अपना रही है, इसके खिलाफ हमें निकलना चाहिए था। हम नहीं निकले, देर से निकले, लेकिन निकलना, अब जो लोग निकल रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं भी इस तरीके से शामिल होने की कोशिश करूंगा। जी, ये दरअसल सवाल इसलिए था क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे, हमारे घर हमसे छीन लिए जाएंगे। ये कितने दिन चलेगा लोगों को भड़काने का काम? और शाहीन बाग का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त भी आप लोगों की तकरीरें कुछ ऐसी थीं कि हमको देश से निकाल दिया जाएगा, हमसे कागज मांगे जाएंगे। मुझे बताइए कि उस CA के लागू होने के बाद वो कानून बन चुका है जिसके खिलाफ आंदोलन था, जिसके खिलाफ पूरे दिल्ली को बंधक बनाकर रख दिया गया था, एक पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था। 2 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी नागरिकता चली गई हो। तो मेरा सवाल यह है कि कितना आप लोग गुमराह करेंगे? देखिए, गुमराह कर रहे हैं आप, कोई नहीं कर रहे, आप सही दिखाना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ मुसलमानों का विरोध दिखाते हो। तो मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था? बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें कहीं याद नहीं है आपको? शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था, जरा बताइए याद करके। बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें छीन ली? शाम को मस्जिद है, सुबह को मस्जिद नहीं है। दिल्ली में देख लो आप, क्या आपने उसमें सरकार का विरोध किया था? तब तो आप DDA के साथ में हो गए थे, खड़े हो गए थे, तब तो आप कानून का पहरा पड़ा रहे थे। पूरा उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोध मस्जिदें दरगाह तोड़ रही है। क्या आप कभी बोलते हो? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब कहां दे रहे हैं? मैंने सवाल यह पूछा कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था और क्या हुआ उसके बाद? शाहीन बाग का आंदोलन इसलिए था, उसमें शाहीन बाग के लोगों को कामयाबी मिली। क्या कामयाबी मिली? और उनकी कामयाबी का नतीजा है कि किसी को नहीं निकाला गया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि CA बदल दिया गया, उसके बाद नया CA लाए या वही लागू हो गया? सुनिए हमारी बात सुनिए, आप समझाइए, इसीलिए तो आपको बुलाया है। ये शाहीन बाग को आप यहाँ से जोड़ रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो हमें नहीं मालूम। अरे इसलिए जोड़ रहे हैं साहब, वहां गुमराह करते रहे कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। भोला भाला मुसलमान आपकी बात में आगे खड़ा हो जाता है। अब बता रहे हैं कि उसकी मस्जिद छीन ली जाएगी, उसके घर से उसे निकाल दिया जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा आके, आपका उल्लू सीधा हो जाएगा, आपके प्रदर्शन बड़े हो जाएंगे, उसकी कामयाबी बताएंगे फिर आप, और दिक्कत होगी देश के नागरिकों को। इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए कितने लोगों की नागरिकता गई है? कुछ नहीं बता सकते हैं आप मौलाना अजहरी, कुछ नहीं बता सकते। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी नागरिकता CA ने ले ली हो। अरे हम बता रहे हैं ना, हम उसमें कामयाब हुए हैं। बताया ना, क्यों आप बिलावरी की बात कर रहे हो? हम कामयाब हुए हैं और हमारी कामयाबी का ये सबूत है कि एक शख्स की भी नागरिकता नहीं गई। जी, मैंने मैं यही तो पूछ रहा हूं कि CA का उसके बाद ड्राफ्ट बदल दिया गया था क्या? ये आप याद चेक करवाओ कि पहले क्या था, बाद में क्या है, चेक करवाइए। इसी को कहते हैं कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनके साथ दिक्कत यही होती है। ना पहले कुछ बदला गया ना बाद में कुछ बदला गया, CA वही है, एज इट इज लागू हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त आदित्य कृष्णगिरी महाराज जी भी जुड़ गए, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त शमून कासमी साहब हैं। कासमी साहब, मुझे जरा बताइए कि ये जो कल वाला प्रदर्शन है जिसके लिए बड़ी कॉल की जा रही है कि आप आइए, आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, आपका घर परिवार संसार सब कुछ छीन लिया जाएगा अगर आप इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए, तो ये किस तरह की कॉल है? हाँ, ये बड़ी विडंबना है कि मुसलमानों को 75-76 साल में सिर्फ डराया गया, भयभीत किया गया, कभी तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी, कभी कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आप ये देखें कि जब से ये सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जितने रिफॉर्म किए हैं और बगैर किसी भेदभाव के सारे योजनाओं के अंदर मुसलमानों को शामिल किया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 60 साल का बड़ा लंबा कार्यकाल जो है वो कांग्रेस का रहा है और अब तक जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वो सारे ही मुसलमान रहे हैं। फिर आप ये बताइए कि उन मुसलमान चेयरमैनों की हालत तो बहुत अच्छी हो गई, जिनके लिए वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया था उनकी हालत ख़राब हो गई।
इसलिए कि जिन प्रॉपर्टी के ऊपर कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, ताकि गरीब घरों के बच्चे जो गरीब मुसलमान थे वो उससे फायदा उठाते। सारे के सारे यही लोग हैं जो उन तमाम प्रॉपर्टियों के ऊपर काबिज हैं। अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आम मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं। पहले बीजेपी और आरएसएस का नाम लेके भयभीत करते थे और कांग्रेस की मीडिएटिंग करते थे। ये सारे जितने संगठन हैं ये सब के सब इन्होंने कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप की है और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्हीं का है। आज मैं पूछना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में आपको हक है, पूरी तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं, मगर प्रोपेगेंडा करना, गलत बातें करना, लोगों को गलत सूचनाएं देना, यह अनुचित है। यह जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि अपनी बात को आप कहिए और आम लोगों तक खामोश होकर सुनो जरा। पहले अभी आपको सुन रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, जरा खामोश करिए ना। जी जी, एक ही तो बहरहाल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर आज तक चेयरमैन कौन था? क्या कोई हिंदू था या कोई सिख था, कोई ईसाई था? उन लोगों की आज भी अगर इंक्वायरी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे रिकवरी अगर होगी तो मुसलमानों को फायदा होगा। और मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये सरकार किसी के भी लिए अहितकारी नहीं है। जो लोगों को घर बना के दे रही हो, आयुष्मान कार्ड बीमारों को दे रही हो, वो दूसरों के खिलाफ कैसे काम करेगी? और मदरसा बोर्ड को चेयरमैन बना दिए आप ना। अब हाँ, मदरसा बोर्ड जो है, हाँ बताओ क्या मदरसा बोर्ड में आपको शिकायत है? मीर जाफर मीर सादिक की हैसियत है आपकी। अरे भाई तुम भी तो देशद्रोही के काम कर रहे हो। ये देशभक्त तुमने नजर नहीं आ रहे हो। हमने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया। जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो तुम्हारी तरह से इस तरह बात नहीं करेंगे। एक विषय और इससे जुड़ता है, एक विषय और इससे जुड़ता है। नहीं, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। ये मौलाना आजरी को थोड़ा देर में समझ में आएगी। अगर मदरसा बोर्ड का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? भाई कोई ना कोई तो बनेगा ना, कोई नहीं बनेगा क्या? भाई अगर अध्यक्ष का पद है तो कोई तो बैठेगा उस अध्यक्ष के पद पे। अभी अजहरी साहब को बिठा दिया जाए तो कहेंगे वाह भाई क्या बात है। सुने हमारी, अरे ये बताइए, आप इसी बात को लेकर तो नाराज हैं कि कोई हिंदू शामिल हो जाएगा वक्फ बोर्ड की सदस्य कमेटी में, और आपको दिक्कत समून कासमी से इसलिए क्योंकि वो एक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनकर एक अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, तकलीफ इस बात की तो आपको मीर जाफर नजर आ रहा है, आपको गद्दार दिखाई देने लगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पढ़े लिखे जैसी बात कर रहा है तो वो गद्दार दिखाई देने लगा है ना। यही अजहरी साहब की दिक्कत है। मैं लौट के आऊंगा।